भैया संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आप संघ के संपर्क में कैसे आए हैं और कब से आए? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ और हजारों लाखों स्वयंसेवक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी से लगाकर वर्तमान संचालक श्रद्धेय श्री भागवत जी तक और अनेक प्रचारक, अनेक पदाधिकारी जो रहे और संघ के प्रति सहानुभूति समर्थन रखने वाले अनेक समर्थक देशवासियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। देखिए, संघ 1925 में विजयादशमी डॉक्टर हेडगेवार जी द्वारा इसकी स्थापना की गई, प्रारंभ किया गया। मेरा परिवार, माता पिता ये हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, क्योंकि उस समय जनसंघ बना नहीं था और हिंदू महासभा उस समय देश की आज़ादी की लड़ाई के समय कांग्रेस की नीतियों के विरोध में हिंदू महासभा देश की सांस्कृतिक विरासत को, हिंदुत्व को, सबको बचाने की दृष्टि से, भारत माता की रक्षा की दृष्टि से सक्रिय थी। पिताजी धार में पड़े और जब यह संघ की शाखाएं प्रारंभ हुई तो उस समय यहाँ स्वर्गीय कुशाभाऊ जी ठाकरे, वाकड़कर जी, अन्य सब जो लोग थे उनके संपर्क में वो आए थे। उसके बाद वो धर्मपुरी जब वकालत करने के लिए चले गए, कोर्ट खुली वहाँ, तो वहाँ जब संघ की शाखाएं प्रारंभ हुई तो मेरा परिवार उससे जुड़ा था। मेरा जन्म तो 44 में हुआ। हमारे 2 मकान थे, एक में एक तल नीचे का खाली रहता था, तो प्राय संघ से संबंधित जो भी लोग प्रचारक वगैरह आते हैं उसमें रुकते थे। स्वर्गीय हरिभाऊ वाकड़कर जी धार के थे, वो धर्मपुर में प्रचारक के रूप में गए थे और मेरे ही उस मकान में वो रहते थे। मैं तो बहुत छोटा था उस समय, 7-1 साल का रहा हूँगा। तो उस समय लगभग 51-52 की बात है जब वो रहे होंगे। तब शाम को मुझे वो शाखा ले जाते थे साथ में और वहीं से संघ से संबंध और संपर्क आया। परिवार चूंकि राजनीति में भी था, संघ से संबंधित था, सारे सब लोग आते थे, मिलते थे और इसलिए वातावरण एक संगमय घर का था, इसलिए घर से भी प्रोत्साहन मिलता था। तो हम लोग शाखा में जाते तो बड़े बड़े लोग होते थे, उस समय छोटे थे, तो एक तरफ हम बैठ जाते, देखते। हमको वाकड़कर जी और अन्य लोग वीर रस की, बाकी सब चीज़ों की, इतिहास की ऐसी छोटी छोटी लघु कहानियाँ सुनाते थे। राष्ट्रवाद की प्रेरणा पैदा होती थी। फिर हम भी खेलना चाहते थे तो बच्चों के लिए एक प्रकार से बाल स्वयंसेवक थे, तो हमको काम में लगाते थे। अच्छा ऐसा करो, ये जब ये बड़े लोग कबड्डी खेलेंगे उसके पहले जो ग्राउंड है इसमें छोटे छोटे कंकर हैं वो बीनो। तो हम छोटे छोटे जो 2, 4, 5, 6 स्वयंसेवक होते थे बच्चे, वो छोटे छोटे कंकर बीन के उसके ढेरी लगाते थे कि मेरी ढेरी बड़ी है कि तेरी है। इस तरह से एक प्रारंभ से, बचपन से ही वो संस्कार आना प्रारंभ हुए। हरिभाऊ वाकड़कर जी उसके बाद में धर्मपुरी में बहुत प्रचारक रहे। हमारे गजा महाराज मंदसौर के शर्मा जी जो बाद में मीसा में बंद रहे, स्वतंत्र में हमारे साथ विधायक भी बने थे। बारचे जी हैं, क्षीर सागर जी हैं, परमार जी, ये सब जो बाद में बड़े पदाधिकारी बने, वो सब धर्मपुरी में प्रचारक के रूप में थे और इन सबके संपर्क में है। उस समय प्रचारक हर एक के घर में भोजन करते थे, तो मंगलवार के दिन हमारे यहाँ फिक्स रहता था कि जो भी प्रचारक होगा या संघ का व्यक्ति आएगा वो मंगलवार के दिन हमारे घर पे भोजन करेगा। तो हमारे यहाँ माता जी वगैरह भोजन तैयार रखती थी, हमारा काम रहता था उनको भोजन कराना। इस प्रकार से निरंतर संपर्क संघ के
जो भी प्रचारक आदि रहे उससे हमारा बराबर बना रहा। 48 में जब प्रतिबंध लगा था गांधी जी की हत्या के बाद में, तो संघ पे प्रतिबंध जबरदस्ती लगा दिया। उसके बाद सत्याग्रह हुआ 49 के आसपास, उसमें भी हमारे पिताजी, मेरे पिताजी जो थे वो जेल गए, आंदोलन किया कि प्रतिबंध हटाया जाए। धर्मपुरी से बड़ी संख्या में लोग गए थे। पहले उनको बताते थे कि हमको ये गंगानगर की जेल में रखा, छोड़ा। उसके बाद में फिर धार किले में स्थानांतरित किया था। तो इस प्रकार से मुझे जो है संघ के संपर्क में प्रारंभ से बाल्यकाल से 7-7 साल की उम्र से ही एक प्रकार से सानिध्य मिला, संपर्क में आया, सीखने को मिला, संस्कार मिले। और उसके बाद फिर मैं धार पढ़ने आ गया, फिर इंदौर चला गया, और फिर उसके बाद निरंतर पढ़ते समय, जाते समय, जहाँ जहाँ भी कोई इस तरह के कार्यक्रम होते, बुलाते, वहाँ हम जाते थे। तो इस प्रकार मेरा संबंध, संपर्क परिवार और बाकी जो हमारे आते थे उन सब के कारण संघ से एक बाल्यकाल से ही संपर्क रहा, जो आज तक निरंतर जारी है। भैया संघ में आप किन किन दायित्वों पर रहे हैं आपने? देखिए, दायित्व की दृष्टि से तो मैं संघ में बहुत ज़्यादा कोई दायित्व मुझे रहे नहीं। संघ में हर स्वयंसेवक को कुछ ना कुछ दायित्व मिलता दिया जाता है। जब हम बाल्यकाल थे तो हमने कहा ना कि हमको ये काम है, ये करिए। कभी जो गणनायक बनाया जाता है कि भाई आप ये संख्या इकट्ठी करोगे, उसके गणनायक बना दिए गए। प्राय दंड और जो ध्वज है वो हमारे घर पे रहता था, तो शाखा में शाम को जाने के लिए ड्यूटी लगती थी हमारी कि आप दंड और ध्वज साथ में लेके आएंगे और वहां पे रख देंगे। फिर जो भी प्रार्थना वगैरह जो होती है वो सब काम करेंगे। तो जो भी अनेक कोई प्रमुख दायित्व नहीं, लेकिन एक प्रकार से जो छोटे छोटे दायित्व होते हैं, भूमिका होती है, एक स्वयंसेवक के नाते कार्य करने की प्रेरणा, वो सब हमको मिला। और उस सब में बड़ी रुचि के साथ, आनंद के साथ काम करने का मौका मिला। उससे अनेक चीजें सीखने को मिली। समय पर जाना, अनुशासन वो करना, समय पर चीजों को करना, व्यवस्थित करना, ये सब करना। तो वो जो एक अनुशासन जीवन में आना चाहिए, वो इन सब छोटी छोटी बातों से और सीखने को मुझे मिला है। भैया संघ में आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे और किनका सानिध्य आपको? देखिए, प्रेरणा स्रोत तो शुरू में प्रारंभ में हरिभाऊ वाकड़कर जी रहे, उन्हीं से प्रारंभ किया मैंने। पर जब मैं कॉलेज के जीवन में आया, उसके बाद में तो फिर अब जैसे स्वर्गीय ठाकरे जी भी प्रचारक के रूप में धार जिले में थे, वो भी घर आते थे। मैंने तो उस समय उनको नहीं देखा क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन हमारे माताजी पिताजी बताते थे कि वो साइकिल से धार से आते थे और रुकते, फिर आगे जाते। तो ये सारे जितने भी थे, और इसीलिए उनके संपर्क बाद में भी निरंतर बना रहा, आशीर्वाद मिलता रहा। जब मैं इंदौर में पढ़ता था तब फिर निरंतर संपर्क में आए, वहाँ कई लोगों का सानिध्य मिला। उस समय इंदौर में जो संघ की दृष्टि से प्रमुख लोग थे, उस समय मध्य भारत प्रांत हुआ करता था। तो मध्य भारत प्रांत के प्रचारक के रूप में माननीय सुदर्शन जी इंदौर में निवास करते थे। और उस समय विभाग प्रचारक के रूप में गोविंद जी सारंग, जो बाद में हमारे संगठन मंत्री बने थे भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के, तो गोविंद जी सारंग विभाग प्रचारक थे। शशिकांत जी सेंदुरकर्णीकर जी थे, और भी बहुत से वहां पे जितने भी संघ से संबंधित लोग रहे, तो उन सबसे संपर्क रहता था। संघ कार्यालय में हम जाते थे, बैठते थे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का काम करते थे। तो प्राय संघ के सारे लोगों से मिलना जुलना, जाना, कुछ कार्यक्रम होते थे। उसी समय एक संघ के बड़े स्तर पे कहीं बौद्धिक कार्यक्रम हो रहा है, कहीं उसके लिए बुलाए जाते थे, उसमें जाना, बैठना, मिलना। और प्राय सुदर्शन जी से और इनसे तो हम प्राय मिलते रहने का काम हमारा हुआ करता था। तो ये सब रहा, क्योंकि वो उस समय प्रांत प्रचारक थे मध्य भारत प्रांत के, मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था। तो हम लोग जाते, उनसे मार्गदर्शन लेते, कई बातें होती, सब होती। माननीय सुरेश जी सोनी, जो बाद में अखिल भारतीय बने, तो वो उस समय इंदौर नगर महानगर के प्रचारक थे। तो सुरेश जी सोनी निरंतर संपर्क में बराबर रहते थे, बैठते थे, बातचीत होती थी, सब थी। सो गोविंद सारंग जी थे, शशिकांत जी थे, अन्य लोग थे, संघ के और भी बाकी के जो सब थे, विभिन्न शाखाएं थी।
ये सब लोगों से संपर्क बना रहता था। भैया संघ से प्रेषित किसी अन्य संगठन में आपको कार्य करने का अनुभव कैसा रहा? देखिए क्या हुआ कि परम पूज्य हेडगेवार जी से तो कभी दर्शन लाभ नहीं हुए, लेकिन परम पूज्य गुरु जी से लगा कि अभी तक के जितने सरसंघ चालक हैं इनसे मुझे प्रत्यक्ष मिलने का और इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परम पूज्य गुरु जी साल में 15 दिन के लिए इंदौर आते थे। स्वर्गीय रामनारायण जी शास्त्री, वैद्य रामनारायण जी शास्त्री, जब बाद में रेवा प्रकाशन स्वदेश के वो हुए और रसोमा जिन्होंने, तो उनके निवास में पलासिया में उनके निवास पे गुरु जी शाम को 4 बजे विभिन्न लोगों से चर्चा करते थे चाय पे। 1 घंटे का समय उनका रहता था। कभी वो वकीलों को, कभी डॉक्टर्स को, कभी अन्य लोगों को, सभी को, प्रचारकों से, अलग अलग जिले के लोगों से और अनुषंगिक क्षेत्र में काम करने वाली जो संस्थाएं, जो संघ के विचारधारा के लोग रहते थे, उनको से भी बात होती थी। तो मैं चूंकि विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी रहा, विभिन्न दायित्व रहा, तो विद्यार्थी परिषद के नाते 1-2 बार हम लोगों को भी मिलने का मौका उस समय आता था, चर्चा करने का शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, किस तरह से होना चाहिए, कार्य कैसे होना चाहिए। तो परम पूज्य गुरु जी से उस समय मिलने का हुआ। बाद में जब मैं भारतीय जनता पार्टी, उस समय पटवा जी के समय में शिक्षा मंत्री बना, तब मैं और पटवा जी नागपुर, स्वर्गीय बाला साहब देवरस जी उस समय सदस्य थे, उनसे मिलने का नागपुर का कार्यालय जो संघ का मुख्य कार्यालय, वहाँ उनसे अवसर मिला और भी बाद में मिला। फिर इसके बाद में माननीय स्वर्गीय श्री रज्जू भैया राजन जी, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा संपर्क रहा, क्योंकि वो खुद ही शिक्षाविद रहे, तो काफ़ी कुछ चीज़ों पे चर्चा होती थी। रज्जू भैया के बाद में माननीय सुदर्शन जी तो पहले इंदौर में थे ही, इसलिए निरंतर धर्मपुर भी 2 बार घर पे आए। भोपाल में भी जब मैं था तब घर पे भोजन आदि चर्चा बैठक कई के लिए है। और माननीय मोहन भागवत जी से भी संपर्क मेरा 1-2 बार मिलने का, जब मैं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री था तब झंडे वाला कार्यालय में उस समय सुदर्शन जी से मिलने जाना करना, तो मोहन भागवत जी से भी संपर्क संबंध रहा। इस प्रकार से संघ के जो सरसंचालक है लगभग गुरु जी के बाद से लगाकर अभी तक है, उन सबसे। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रचारक रहे, विभाग प्रचारक रहे, प्रांत प्रचारक रहे, बाबा साहब थे, उसके बाद में हमारे दवे जी थे, फिर वहाँ प्रापर में रहे इसरानी जी थे, फिर क्षेत्रीय प्रचारक हमारे विनोद जी वगैरह सब रहे। इन सबसे बराबर संपर्क होता रहा। फिर अरुण जी जय आजकल दिल्ली में हैं, वो भी इंदौर में थे, उनसे भोपाल में थे, उनसे संपर्क। इस प्रकार संघ के लगभग प्रायः जितने भी पदाधिकारी या वो रहे हैं, जो उन सबसे निरंतर भोपाल में, इंदौर में अध्ययन के समय और भोपाल में राजनीति के समय और दिल्ली में भी प्राय सभी से संपर्क, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से, अशोक जी सिंगल थे, गिरिराज जी थे, इन सबसे भी बराबर संपर्क बना रहा। तो एक प्रकार से संघ के जो सारा श्रेष्ठी वर्ग, जो प्रमुख वर्ग रहा है मार्गदर्शन करने वाला, उन सबसे संपर्क में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। भैया संघ से प्रेषित किसी अन्य संगठन में आपका अनुभव कैसा लगा कार्य करने तो में? देखिए, संघ से प्रेरित कई संगठन हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 संगठनों से मेरा विशेष संपर्क रहा। एक रहा विद्यार्थी परिषद। उस पूरे समय में जो कार्य करता रहा, मैं विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष रहा, 68 तक रहा मैं। 69 में फिर नगर पालिका अध्यक्ष बन गया था। उसके बाद फिर इंदौर छूट गया। उसके बाद से फिर मेरा ये राजनीतिक क्षेत्र में कार्य प्रारंभ कर दिया। जनसंघ के संगठन के रूप में भी काम किया, जिला मंत्री रहा, प्रदेश मंत्री रहा, अन्य क्षेत्र में भी कार्य करता रहा। फिर इसके बाद में जो किसान संघ, वो भी संघ से प्रेरित होकर और किसानों के बीच में काम करने वाला काम रहा। उनके भी गतिविधियों में काफ़ी हिस्सा लेने का मौका मिला। जब मैं जैसे जनसंघ में आया, उसके बाद से किसान सम्मेलन, किसानों की बातें रखना, डंकन प्रस्ताव का विरोध, बाकी चीज़ों का विरोध, ये सब चीज़ें जो अब किसानों के हित की बातें होती है, उनके लिए काम करना, संगठन करना। इंदौर में जब था तब मजदूर संघ के लोग भी मुझे ले जाते थे, काम होता था। भोपाल में भी मजदूर संघ के लोगों ने कभी कभी उनके जो कार्यक्रम, धरने आदि के कार्यक्रम होते थे,
तो एक विधायक के नाते, नेता प्रतिपक्ष के नाते, मंत्री के नाते उनके भी कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला, राज्य कर्मचारी संघ के कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला। तो जो संघ से प्रेरित होकर कई संगठन जो राष्ट्रवादी विचार को लेकर चलते हैं, वो समय समय पर बुलाते, उनसे जाना आना मिलना, एक प्रकार से उनसे सारे संपर्क मेरे बने रहे हैं, ये रहा है। भैया राजनीति में आपका पदार्पण कैसे हुआ? लेकिन राजनीति में तो मेरा परिवार जो कि शुरू से राजनीति में था। स्वर्गीय कुशाभाऊ जी ठाकरे घर आते थे, प्यारेलाल जी थे, सभी लोग थे, सारे संगठन मंत्री जितने भी होते थे उन सब से। और जब इंदौर में मैं था तो इंदौर में राजेंद्र जी धारकर सबसे पहले संपर्क में आए, स्वर्गीय राजेंद्र जी धारकर। जब उनको मालूम पड़ा कि मैं धर्मपुरी का हूँ तो बड़े वो खुश हुए। फिर मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था तो वहीं परिचय हुआ, परिचय पूछा कहाँ से हो, क्या हो। फिर यह तो उन्होंने कहा भाई मैं तो धर्मपुरी में रहा हूँ, सब दूर रहा हूँ, धार का हूँ और ये सारा सब कुछ है। उन्होंने बाकी लोगों से परिचय कराया। तो फिर इंदौर के जो उस समय के तत्कालीन जनसंघ के जितने नेता सब रहे उन सबके साथ संपर्क में आए और फिर उसी समय उन्होंने मुझे जनसंघ के कार्यक्रमों में, बैठकों में आदि में बुलाना प्रारंभ कर दिया। 1967 में मैं कॉलेज में हॉस्टल में था, क्रिश्चियन कॉलेज में, और तब मुझे भारतीय जनसंघ की तरफ से इंदौर 4 जो छावनी क्षेत्र होता है वहां से विधानसभा के टिकट के लिए बोला कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है। लेकिन उस समय मेरी उम्र कम बढ़ गई तो इसलिए मैं चुनाव लड़ नहीं पाया। लेकिन उसी समय 1967 में मुझे लगभग सब आम सभाओं में पार्टी के द्वारा, जनसंघ के द्वारा भेजा जाने लगा। उस समय माननीय स्वर्गीय श्री दीनदयाल जी उपाध्याय इंदौर आए थे। उन्होंने आनुषंगिक क्षेत्रों के जनसंघ के सबसे कार्यकर्ताओं से तब उनके भी दर्शन लाभ और सुनने का मौका मिला। माननीय ठाकरे जी, प्यारेलाल जी, संगठन मंत्री नारायण प्रसाद जी गुप्ता, इंदौर में भी जो संगठन मंत्री रहे, फिर हमारे निमाड़ में भी रहे सुंदरलाल जी पांडे, हमारे वीर सिंह जी हिंडोन, बाकी के और भी जो संगठन मंत्री रहे, अपने धार के हरि सिंह जी पवार बदनावर के, ऐसे अनेक संगठन मंत्री उन सबसे, और फिर नेताओं से तो संपर्क बाद में होते ही गया। उस समय सबसे पहले सकलेचा जी से, फिर पटवा जी थे, कैलाश जोशी जी अपने रहे, फिर बाद में छत्तीसगढ़ के भी नेताओं से संपर्क, धीरे धीरे संपर्क बढ़ता गया। लेकिन मुख्य रूप से स्वर्गीय कुशाभाऊ जी ठाकरे, क्योंकि वो धार के थे, धर्मपुरी पिताजी पर परिवार से परिचित थे, उनका बहुत आशीर्वाद रहा। और एक प्रकार से हर चीज में उनका, और प्यारेलाल जी इंदौर विभाग प्रचारक के रूप में भी रहे, सब रहे, इन सबसे संपर्क बराबर निरंतर रहा। ऐसे राजनीति में ठाकरे जी की प्रेरणा से निरंतर राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर मिला और उस समय के सभी वरिष्ठ नेताओं का मुझे बहुत आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला, तो राजनीति में काम करने का मौका मिला है मुझे। भैया संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, संघ की क्या उपलब्धि और भविष्य के बारे में क्या आपकी राय है? देखिए, संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि तो हम ये कहते हैं, तो 100 वर्ष किसी संगठन में इतनी ताकत के साथ इतने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करना, एकमात्र विश्व का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि एक संगठन है ये। और उस संगठन की विशेषता, उसका सबसे बड़ा क्या है, अपने आप को राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पित करना। ये भाव लेकर संघ प्रारंभ से चला है, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना। और सबसे बड़ी बात उनकी भूमिका रही है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो कल्पना की थी, जिस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने देखा, प्रारंभ में डॉक्टर हेडगेवार जी कांग्रेस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को देखते हुए और जब खिलाफत आंदोलन का कांग्रेस ने समर्थन किया, उसके बाद फिर उनके मन में ये भाव हुआ कि भाई एक जाएगा, दूसरा आता ही आ जाएगा। हिंदू संगठन और संस्कृति को तो भविष्य में भी नुकसान होना है, इसलिए हमको सारे हिंदू समाज को संगठित करना, देश की सांस्कृतिक एकता को कायम करना, और इसलिए आने वाले भविष्य में हम कमजोर न हो, कोई हम पे फिर से और उस प्रकार से वो अत्याचार नहीं कर सके। इसलिए इस चेतना को लेकर उन्होंने संघ की कल्पना की, और वो कल्पना आज 100 साल से निरंतर एक प्रकार से प्रस्फुटित होकर बढ़ते बढ़ते आज वट वृक्ष के रूप में है। तो जो देश के परिवेश को बचाना, एकता अखंडता का आज जो कश्मीर हमको दिख रहा है,
यदि संघ के स्वयंसेवक उस समय जब हमारी सेना वहां उतरी तो एयरपोर्ट के पास तक कबाली आ गए थे, पाकिस्तानी आक्रमण करे कब्जा कर रहे थे। वहां की जो लोकल पुलिस थी, प्राय उसमें सब अल्पसंख्यक मुसलमान लोग थे, वो सब सरेंडर करके भाग गए। तब उस समय संघ के स्वयंसेवकों ने और वहां सारे शस्त्र वगैरह और वहां पे एयरपोर्ट की सारी व्यवस्था करना, मिलिट्री को पूरा समर्थन करना, उनके शस्त्र पहुंचाना, ये करना, ये जो काम किया उसके कारण आप देखते हैं कि आज कश्मीर हमारा अंग बना हुआ है। वो तो पूरा कश्मीर भी हम ले सकते थे सरकार की उस समय के सरकार की गलत नीतियों से। तो आज देश की एकता अखंडता की दृष्टि से हमारा पूर्वांचल पूरा का पूरा किस प्रकार से विदेशी मिशनरी के माध्यम से और सारा सब जा रहा था, उस सबको बचाने का। केरल में आप देख लो किस प्रकार की परिस्थिति बचाने का। तो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में संघ का जो समर्पण भाव है, कितने स्वयंसेवक एक प्रकार से बलिदानी हुए, उनके कितने लोगों को पूर्वांचल में कितने लोगों की हत्या हुई, केरल में कितनों की हत्या हुई, लेकिन फिर भी निरंतर कार्य करते रहे। खासतौर पे जो वंचित वर्ग रहा, आदिवासी वर्ग रहा, तो जो वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से आज पूरे छत्तीसगढ़ में आप चले जाए, उड़ीसा में आप चले जाए, हमारे झाबुआ से लगा कई सारे क्षेत्रों में चले जाए, जहां मिशनरी एक प्रकार से धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण कराने की बात करती थी, आज उस सबको रोकने का काम करके उनको हमारी राष्ट्रीय जो मुख्य धारा है, हमारी सांस्कृतिक मुख्य धारा में उन सबको वापस लाना, काम करना। और ऐसे हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता तैयार किए जो निरंतर अपने अपने गांव तक में इस कार्य को कर रहे हैं। तो संघ का जो योगदान है, आज जो हम जो राष्ट्र की जो शक्ति देख रहे हैं जिस प्रकार से, और फिर स्वयंसेवकों की राष्ट्र के प्रति समर्पित स्वयंसेवकों की एक ऐसी श्रृंखला उन्होंने तैयार की जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए, और मुख्य रूप से राजनीति के क्षेत्र में तो ऐसे लोग तैयार किए उन्होंने। स्वर्गीय दीनदयाल जी देख लीजिए, अटल जी देख लीजिए, नानाजी देशमुख देख लीजिए, सुंदर सिंह भंडारी देख लीजिए, कुशल जी ठाकरे देख लीजिए, ये इस तरह के संगठन करता। और उसके बाद में जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व हम देख रहे हैं। आज जो नरेंद्र मोदी जी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से संघ के प्रचारक के रूप में निकलने के बाद उन्हीं विचारों को, उन्हीं और भावनाओं को लेकर आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज जो कुछ भी हमको ये भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसमें संघ का अपूर्व योगदान है। और इसीलिए संघ की विशेषताओं पर कितनी बात करें, कोई वर्ग समाज का ऐसा नहीं है कि जिसमें संघ का योगदान नहीं हो। आज राम मंदिर की हम कल्पना कर रहे हैं, अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बना, ये किसके कारण से संभव हो पाया? यदि संघ नहीं होता तो मैं सोचता हूँ कि कभी हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, वो कल्पना ही नहीं कर पाते। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में संघ का योगदान इस देश की वापिस राष्ट्रीय चेतना को जागृत करके, राष्ट्र को एकता और अखंडता के रूप में स्थापित करके, और देश को एक जो कल्पना उनकी है कि भारत माता को परम वैभव पर हमको ले जाना है और विश्व गुरु बनना है, ये केवल काल्पनिक नहीं है। इसको कैसे हम करके, ये तब संभव है जब देश एक सुदृढ़ और शक्तिशाली बने। उस दृष्टि से एक सांस्कृतिक योगदान और उसके साथ साथ में जो बाकी का संपूर्ण योगदान है, वो संघ का अपूर्व है, स्मरणीय है और वंदनीय है। ठीक, 100 वर्ष पूरे हो जाने पर मैं अपनी ओर से सभी देशवासियों को और खास तौर पे संघ के प्रति भाव रखने वाले सभी स्वयंसेवक, कार्यकर्ता, नागरिक सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करता हूं कि यही समर्पण हमारा बना रहे। तो निश्चित रूप से जिस भाव को लेकर संघ की स्थापना की गई थी वो सार्थक होगा और भारत माता फिर एक बार गौरवान्वित होकर एक पूरे विश्व के अंदर एक भारत की अपनी अच्छी छवि बनेगी। इन्हीं के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद।